नमस्कार दोस्तों। भारतीय रेलवे में आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2024 में 5,696 पदों के लिए असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्टें आई हुई हैं। इसके लिए चलिए आज हम बताते हैं कि आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है। इससे पहले कुछ बातें हम आपको बता दें, जैसे कि इसमें एज लिमिट 18 से 33 साल है तथा एज रिलैक्सेशन आपको आपके हिसाब से, कास्ट के हिसाब से दे दी जाएगी। यह फॉर्म 20 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो गया था तथा इसकी लास्ट डेट 29 फरवरी 2024 है और इससे पहले आपको भर लेना है। इसकी पेमेंट की लास्ट डेट भी 19 फरवरी 2024 है। अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी है तो 20 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में आप इसे करेक्शन कर पाएंगे। अगर बात करें इसकी फ़ीस की तो ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये तथा एससी और एसटी के लिए 250 रुपये रखी गई है। हाँ, लेकिन फ़ीमेल्स को भी इसमें 250 रुपये में ही फ़ीस देनी होगी। चलिए शुरू करते हैं कि आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है। पहले तो आपको बता दें कि इसका जो होम पेज है वो इस तरह से आपको दिखाएगा, असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी 2024। आपको इसमें अच्छी तरह से देख लेना। आपको जब पहली बार रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको क्रिएट एन अकाउंट, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि सबसे पहले ऑप्शन आएगा, आर यू करेंटली डिबार्ड फ्रॉम एनी आरआरबी आरआरसी। इसका मतलब है आपको किसी रेलवे की वैकेंसी फॉर्म से आपको बाहर किया गया है या निकाला गया है तो आपको नो करना है। इसी प्रकार यदि आपको किसी तरह का एरर रहा है तो आपको नो ही करना है इसमें। अगर आपको किसी प्रकार के विकलांगता या डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं इंग्लिश में, इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप इसे यस कर सकते हैं या फिर आपको नो करना है। जैसे यस करने में आपको उसके बारे में बताना होगा, अगर नो है तो आप इसको नो ही रहने दें। उसके बाद आता है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी में आपको चूज़ करना है कि आप कहाँ से हैं। वैसे तो सभी इंडियन का ही फॉर्म भरते हैं तो ये इंडियन ही आपको चूज़ करना है। अब आते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, जैसे आपका नाम अमित केयूमा, मैं काल्पनिक नाम लेकर चलता हूँ। इसी प्रकार आपको दोबारा से रीटाइप करना होगा, AMIT। मैंने नाम भर दिया है। अब नीचे आ जाते हैं। यदि आपका कोई और नाम है जिसे चेंज भी है तो आप इसे यस कर सकते हैं। इस केस में आपको आई क्लैरिफाई भी करना होगा, तो मुझे नहीं करना है तो मैंने कट कर दिया और इसे नो पे टिक कर देना है। इसी प्रकार आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले यहाँ पर आपको डालें, उसके बाद आपको दोबारा रीटाइप करनी होगी यहाँ पर। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक काल्पनिक डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। उसी प्रकार मुझे यहाँ पे रीटाइप भी करनी होगी डेट ऑफ बर्थ, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। अब देखिए आगे चलते हैं। अब आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर में मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, आपको जो भी अपने हिसाब से है आप उसे भर लीजिए। फिर सेलेक्ट जेंडर, दोबारा से आपको वही सेलेक्ट करना है। अब आते हैं फादर नेम, तो कोई भी एक नाम मैं डाल देता हूँ। इसमें आपको अपने फादर का नाम भरना है। उसी प्रकार रीटाइप आपको यहाँ पर भी करना है। नीचे मदर नेम, आपको किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं देना है और वापस से रीटाइप करना है। अगर आप इसमें स्पेस दे देते हैं तो आपको एरर शो करेगा। अब आ जाते हैं नीचे आधार पे। आपको आधार वेरिफिकेशन ऑप्शन में आना होगा। अब यहाँ एक देखने वाली बात है कि आपको आधार वेरिफिकेशन पहली बार आया है, जो कि पिछली फॉर्म में नहीं था। तो आप अपना जो भी आधार नंबर डालेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और उसके बाद उसमें OTP डाल के आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और इसमें ध्यान देना है कि अगर ये नहीं होता है, आपके पास OTP नहीं जा रहा है, आपका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, इस पर टिक करना है। और वेरीफाई आधार, आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, तो इसी पे वापस से जाना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और ऑप्शन खुल के आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन फॉर अथॉरिटी। तो यहाँ पे आपको और ऑप्शन जो आईडी प्रूफ आप दे सकते हैं आधार के अलावा, वो आपके खुल के आ जाएंगे, जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी और एम्प्लॉयर आईडी, स्कूल आईडी। तो सिंपली कोई है जैसे कि पैन कार्ड, कोई भी आप पैन कार्ड भर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पैन कार्ड भर दिया है।
और पैन कार्ड नंबर डालते हुए अब इसमें बताना है कि आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी। पहले तो पैन कार्ड ऑप्शन चूज़ करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का नंबर, जो भी पैन कार्ड नंबर है वो आपको डाल देना है। उसके बाद इश्यूइंग अथॉरिटी, तो ये पैन कार्ड इनकम टैक्स जारी करता है, तो मैंने इनकम टैक्स भर दिया है। सेम इसी प्रकार है प्लेस ऑफ इशू, तो ये कहाँ पे जारी हुआ है, तो मैंने अपना शहर का नाम जो भी है लखनऊ जैसे कि है भर दिया है। अब आगे चलते हैं। आपको अपना जो भी है ईमेल आईडी जो आप यूज़ करते हैं, जनरेट ओटीपी में क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। यह ओटीपी 6 डिजिट का होगा। इसी प्रकार जब आप ये कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर मांगेगा। नंबर डालते ही आपको जनरेट ओटीपी ऑप्शन पे टिक कर देना है और आपके मोबाइल पे फिर एक ओटीपी मोबाइल में भी जाएगा, जिसे आपको यहाँ पे डाल देना है। अब दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद आपका अगला ऑप्शन आएगा क्रिएट अकाउंट पासवर्ड। आपको इस पे आ जाना है और अपने पासवर्ड को इसमें डालना है। मेरे केस में कुछ भी मैं डाल सकता हूँ, आप भी अपने हिसाब से जो आपको याद रहे आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। एक बार आपको यहाँ पासवर्ड डालना है, वापस से रिपीट यहाँ पे फिर से दोबारा पासवर्ड डालना है। इतना करने के बाद आपको पूरा एक फॉर्म पूरा ऊपर से नीचे तक अच्छे से देख लेना है। आपको अगर कुछ डाउट लगता है तो आप उसे सही कर सकते हैं। वैसे उसके बाद में भी आपको मौका मिलेगा, पर आप इसको पूरा एक बार अच्छे से देख लें। उसके बाद अपना पासवर्ड वगैरह डालने के बाद लास्ट में आपको अपना कैप्चर कोड इसमें डाल देना है। जैसे कि मैंने डाल रखा है 7213। अब कैप्चर कोड डालने के बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपको एक बार प्रीव्यू करेगा, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जैसे ही आप बाहर आएंगे तो आपको लॉगिन ऑप्शन में आना होगा और फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी आपने उसमें मोबाइल नंबर या अपना ईमेल आईडी जो भी वेरीफाई करके डाला था उसे आपको यहाँ डालना होगा और जो भी आपने पासवर्ड बनाया है उसे भी आप यहाँ डाल दें। इसके बाद अपना कैप्चर डालें और इसको लॉगिन कर लें। चलिए दोस्तों, अब हम लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करते ही आपके सामने ये विंडो खुल के आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका लॉगिन विंडो ये इस तरह से खुल जाएगा। अब इसमें अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन एंड इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इसे आप पढ़ लेना है। आप इसके बाद अपना अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल के आ जाएगी, जिसमें आपकी विज्ञापन संख्या और असिस्टेंट लोको पायलट का विज्ञापन संख्या शो करेगी। अब आपको अपना जोन सेलेक्ट कर लेना है। आप अपने लोकेशन के हिसाब से अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी है आप इसमें अपना सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना प्रेफरेंस देना होगा। असिस्टेंट लोको पायलट नॉर्थन रीजन, असिस्टेंट लोको पायलट नॉर्थन सेंट्रल रीजन। प्रयागराज के केस में दिखा रहा है, अपने जोन के हिसाब से अलग अलग शो करेगा। इसके बाद आई एग्री पे टिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जोन और पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारे सामने नया विंडो खुल के आ चुका है। लॉगिन के बाद अब हमें पूरा इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद हमें अप्लाई एप्लीकेशन पे टिक कर देना है। अप्लाई एप्लीकेशन पे टिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने नया विंडो आएगा, जिसमें सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सेंड एप्लीकेशन नंबर दिया होगा। अब हमें इसमें क्या करना है कि इसको जोन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट योर आरआरबी जोन। तो हमें अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से ये अपना एरिया जो भी है उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे केस में प्रयागराज, तो मैं इसे प्रयागराज सेलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं प्रयागराज लेने के बाद आप यहाँ पे दो ऑप्शन आ चुके हैं। पहला है कैटेगरी प्लस पोस्ट नेम, तो इस हिसाब से हमें सीरियल वाइज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड, असिस्टेंट लोको पायलट नॉर्थन रेलवे, असिस्टेंट लोको पायलट नॉर्थन सेंट्रल रेलवे। तो इन दोनों में क्लिक करने के बाद में आई एग्री पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं क्लिक करते ही सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। अब इसे आगे बढ़ते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका ईयर, आपका नाम, पिता का नाम और आपकी माता का नाम, ये सारी चीज़ें पहले से भर के आ चुकी हैं। अब आगे आपको अपना मैरिटल स्टेटस भरना है। जैसे कि मैंने भर दिया, आप देखते जाइए। रिलीजन में अपना जो भी रिलीजन है आप उसे चुन सकते हैं। और एग्ज़ामिनेशन, तो आप अपने मतलब कि जो एग्ज़ाम है वो किस भाषा में देना चाहते हैं उसे आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। जैसे इस केस में हिंदी।
और आगे चलते हैं, तो जैसे कम्युनिटी है, तो आप ओबीसी, एससी, जनरल किस केस में हैं, किस तरह से हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, तो आप अपना ओबीसी है तो ओबीसी सेलेक्ट कर सकते हैं। आई एग्री, आई अंडरस्टैंड। ऐसा करते ही आपके सामने एक ओबीसी का ऑप्शन और खुल जाएगा, जिसमें आपको अपने नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर के बारे में बताना होगा। तो मेरे केस में नॉन क्रीमी लेयर, तो यस करना होगा। यस करते ही आई अंडरस्टैंड बोल, आई अंडरस्टैंड करते ही आपके सामने एक और खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी और उसकी डेट आपको भरनी होगी। आप अपना सर्टिफिकेट डाल दीजिए। ऐसे ही आपको अपना जिसके द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया गया है, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर या तहसीलदार, उस हिसाब से आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इस केस में तहसीलदार होता है। और आपका स्टेट, तो आपको जो भी स्टेट है अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। और अपनी डेट, किस डेट में सर्टिफिकेट इशू किया गया है उस डेट को आपको इसमें भरना होगा। मैंने ये भर दिया है। अब हम आगे चलते हैं। अब मुझे इस अगले कॉलम में पोस्टल एड्रेस भरना होगा। जो भी आपका एड्रेस है वो आप अपना भर सकते हैं। मैं उसको भर देता हूँ। मैंने एक काल्पनिक एड्रेस भर दिया है। वैसे ही अब हम आगे और भर देते हैं। अब देखिए मैंने ये भर दिया है। और मुझे परमानेंट एड्रेस, वैसे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस लोगों का एक ही होता है। फिर भी अगर किसी का अलग अलग है तो आप दोनों भर सकते हैं। मेरे केस में एक ही है, तो मैंने यहाँ टिक कर देना है। टिक करते ही दोनों एड्रेस भर जाएगा। अब सेव करने के बाद मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसपे मुझे एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन के बारे में बताना है, तो नो रहेगा। अगला है PWD, फिजिकल हैंडीकैप्ड, वो मुझे नो ही रहने देना है। ECP सर्टिफिकेट होल्डर, इसे इन सभी को मुझे नो करते चले जाना है। डिटेल ऑफ सर्विंग, अगर आपने वहाँ सर्विस करी है तो आपको यस करना है, अदरवाइज रेलवे में सर्विस नहीं करी है तो आपको नो ही रहने देना है। तो इसे मैं नो कर देता हूँ। करंटली एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है तो वो नो रहेगा। नॉट अप्लीकेबल पे आपको, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आप इसे भर सकते हैं। स्टेट के हैं तो भी ऑप्शन ले सकते हैं स्टेट वाला। PSU या पब्लिक सेक्टर के से जुड़े कोई काम कर रहे हैं तो आप उसको इस ऑप्शन में भर सकते हैं। वैसे मेरे केस में नॉट अप्लीकेबल है तो मुझे उसे भर देना है। आगे आते हैं। डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, अगर आपने कोई अप्रेंटिस कर रखी है रेलवे के ज़रिए तो आप इसे यस करके अपनी डिटेल भर सकते हैं। वैसे इस केस में नो रहेगा, तो आपको ज़्यादातर लोगों को नो ही रखना है। अगर आपने अप्रेंटिस की है तो आप ज़रूर इसे भरें। आगे आते हैं। तो आपको अपनी बैंक डिटेल भर देनी है। जैसे कि इस केस में हम आप देख सकते हैं। अब देखिए, अब मैंने ये देखिए भर दिया है। अब मुझे कंफर्म में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका पूरा ब्यौरा बैंक की डिटेल आ जाएगी। अब मुझे सेव में क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं डिटेल सेव हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आगे का ऑप्शन खुल गया है। अब मुझे यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना है। सबसे पहले आपको हाई स्कूल के बारे में पूछा जाएगा, तो जो भी है आप अपना भर दीजिए। जैसे कि इस केस में उत्तर प्रदेश स्टेट चुना जाएगा और फिर आपका लखनऊ, इसके बाद यूपी बोर्ड,
जो भी आपका जहाँ पे जिस बोर्ड से आपने पढ़ाई करी है, आप उस बोर्ड को इसमें भरना होगा। आपकी पासिंग डेट, जो भी आप अपने हिसाब से जो भी आपके मार्कशीट में दी गई है, उसे आप पासिंग डेट मार्कशीट के नीचे बॉटम में लेफ़्ट साइड पे शो करती है, तो आप उसे ध्यान से भर दीजिएगा। आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड होते ही आपको अलग से फिर नीचे क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन आ जाएगा इस प्रकार से। इस पे आपको अपना ITI, NAC, अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है तो आप इसे डिप्लोमा भी डाल सकते हैं, या 5 साल की डिग्री 4 साल की है तो आप उसे भर सकते हैं। इस जगह पे मुझे ITI का डिप्लोमा के बारे में बताना है, तो उसे मैं ITI सेलेक्ट कर लेता हूँ। ITI सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी ट्रेड के बारे में भरेंगे, जैसे कि फिटर, और उत्तर प्रदेश स्टेट चूज़ कर लेना है, कहाँ से आपने ITI किया है। स्टेट चूज़ करने के बाद आपको उस ITI के जहाँ से आपने किया है उसका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद इंस्टीट्यूट का नाम, अब आपको अपने उस सर्टिफिकेट की डेट को डालना है। इसके बाद आपको NCVT, SCVT, अगर आपका ITI NCVT से है या SCVT से है, इसके बारे में आपको बताना होगा। इस केस में मैंने SCVT ले लिया है। अब आपको सर्टिफिकेट टाइप, तो उसमें आपके सर्टिफिकेट में आप देखेंगे तो बीचों बीच में बड़े कॉलम में दिया होगा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ये नेशनल सर्टिफिकेट है और स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, NCVT, SCVT इसे ही बोलते हैं। तो आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जैसे इस केस में है तो मैंने चूज़ कर लिया और ऐड पे क्लिक कर देना है। अब देखिए आपका हाई स्कूल और ITI दोनों ही आ चुका है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों को अपलोड करना होगा। आपका फ़ोटो 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए और आपका सिग्नेचर भी 30 से 70 के बीच में ही होना चाहिए। इस बात का आप खास ध्यान रखें। फ़ोटो को अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज़ में सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से फ़ोटो शो करेगा। तो आप इसे जूम करके बड़ा या छोटा आप अपने हिसाब से फ़ोटो को यहीं पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको ओके पे टिक पे क्लिक कर दें। क्लिक करते ही फ़ोटो आपकी शो कर जाएगी और आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आपको सिग्नेचर पे भी आना है और ब्राउज़ पे सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसे ओपन करते हैं। ओपन करते ही ये देखिए प्रीव्यू कर जाएगा। अब इसे हमें जूम करके छोटा या बड़ा जो ऐसा भी करना है हम कर सकते हैं। अगर रोटेट करना है तो आप रोटेट भी कर लीजिए। फिर ओके पे टिक कर में क्लिक कर देना है। टिक करते ही फ़ोटो आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पे अपलोड पे टिक कर देना है, सेव एंड अपलोड। देखिए फ़ोटो और साइन अपलोड हो चुका है। इसके बाद मुझे नेक्स्ट पे आना है। नेक्स्ट पे आते ही आपको इस तरह से नया विंडो खुल जाएगा। इस पे आप देख सकते हैं कि आपका ट्रेड जो आपने शुरू में सेलेक्ट की थी वो फिटर आ गई है, और जो आपने अपनी ट्रेड को सेलेक्ट कर रखा था असिस्टेंट लोको पायलट नॉर्थर्न रेलवे, असिस्टेंट लोको पायलट नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे, वो दोनों आपको यहाँ शो करेंगे। यदि आपको लगता है कि इनको प्रेफरेंस को ऊपर नीचे करना है तो आप यहाँ पे टिक करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आई एक्सेप्ट एक्सीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आई हेयर डिक्लेयर बाई, इस पर भी आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद आप अपने शहर का नाम भर देना है। अब आप देख सकते हैं कि आपका ये पूरा भर चुका है। प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन में टिक कर देना है। अब देख सकते हैं कि आपकी पूरी एप्लीकेशन प्रीव्यू कर गई है। तो इसे पूरा अच्छे से देख लेना है, और अच्छे अगर कुछ लगता है तो आप इसे अभी
यहाँ पे एडिट पे जाके इसे एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब ठीक है, आई चेक्ड में क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सबमिट पे बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट में करते ही वापस से सबमिट के लिए पूछेगा, तो आप इसे फिर से सबमिट कर दें। सबमिट करते ही आपके सामने ये विंडो खुलकर आ जाएगी। इस पे देख सकते हैं कि 500 रुपये आपको फ़ीस पे करने के लिए बोलेगा और हमें पे नाउ पे टिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही पे नाउ पे आपका ऑप्शन आएगा, आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, निफ्ट, एसबीआई ब्रांच द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। मोस्टली लोग डेबिट कार्ड और यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ज़्यादातर आजकल सबके पास यूपीआई होता है, तो मैं आपको ख़ास तौर से बताना चाहूँगा, अगर आप लोग यूपीआई करना है तो आप आसानी से करें। डेबिट कार्ड ना यूज़ करके आप यूपीआई से पेमेंट कर दें। आपको यूपीआई में सेलेक्ट कर लेना है। कार्ड के केस में आपको यहाँ कार्ड नंबर, अपना उसका मंथ, सीवीवी नंबर और उसका नाम डाल के पे नाउ, फिर ओटीपी आएगा, सबमिट कर देना है। यदि आपको यूपीआई से करना है तो आप यूपीआई में जाएं और आपको अपना आईडी डाल सकते हैं। जो यूपीआई आईडी उसे डालने के बाद वैलिडेट करके आप इसे पे जा सकते हैं। यदि आपको उसमें भी नहीं करना है तो आप सीधे जाएं और बारकोड, यूपीआई बारकोड पे टिक कर दें। टिक करते ही पे नाउ का ऑप्शन आएगा। पे नाउ में अब जैसे ये बारकोड आ गया है, तो जैसे आप किसी दुकान में जाके पे नाउ का ऑप्शन में स्कैन कर देते हैं और पे करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप आसानी से इसे स्कैन करिए और उसको पे कर दीजिए। बहुत ही सिंपल हो चुका है पेमेंट का मेथड, जिसे आप कभी भी बड़े आसानी से कहीं से भी कर सकते हैं। ये फॉर्म अपने घर से आप आसानी से भर सकते हैं। जब आप इसे पे कर देंगे तो आपके सामने एक इसकी रसीद खुलकर आ जाएगी, जिसे आपको प्रिंट करके अपने पास रिकॉर्ड के रूप में सेव करके रख लेना है अपने कंप्यूटर में, या प्रिंट करके रख लें, क्योंकि इसका पूरा प्रिंट नहीं शो करेगा और उस रसीद को ही आपको अपने पास रखना होगा। भविष्य में इसका प्रिंट आता है तो नहीं कह सकते हैं, फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, आपको रसीद ही अपने पास रखनी है। चलिए अब वापस चलते हैं। मैंने इस फॉर्म में सारी चीज़ें कवर करने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी अगर यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरी मदद कर सकूँ। ऐसी ही जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। यदि आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।